उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक आरटीओ टॉप 3 विभागों में है, जिसने अपने काम को हाईटेक किया है, लेकिन फिर भी यहां दलाल सक्रिय देखे जा सकते हैं। समय साक्ष्य ने देहरादून आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई से बातचीत की। पशु क्रूरता अधिनियम के संबंध में उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मोटर वाहन अधिनियम में कोई पेनल्टी का प्राविधान नहीं है, लेकिन राज्य की परिवहन नियमावली में पशुओं को लाने ले जाने के लिए स्थान निर्धारित है। अगर कोई इसका पालन नहीं करता तो कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने कई अन्य मुद्दों पर अपने विचार समय साक्ष्य से साझा किए। आप भी सुनिए उनसे हुई बातचीत के अंश। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम में स्पेसिफिक ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि जो पशु क्रूरता के ऊपर कोई पेनल्टी लगाता हो, लेकिन जो हमारी उत्तराखंड मोटर यान नियमावली है उसमें ऐसे प्राविधान है कि किसी विशेष पशुधन को ले जाने के लिए आपके पास जो वाहन है उसके लिए स्पेसिफिक एक निश्चित स्थान उसमें निर्धारित किया गया है। और जैसे उसमें गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरियों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित है और उस स्थान से का अनुपालन करना वाहन स्वामी के लिए अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कि एक वाहन में 5 या 6 पशुधन जा रहा है, गाय जा रही है और उसका फ्लोर एरिया, उसका निर्धारित स्थान अगर उतना नहीं है तो उस उपनियम या नियम का उल्लंघन माना जाएगा और उसके ऊपर इसमें पेनल्टी की जा सकती है सेक्शन 177 के अंतर्गत। यही एक ऐसा प्राविधान है जो पशु क्रूरता से थोड़ा सा संबंधित है, जुड़ा हुआ है। और मैं ये भी देखता हूँ कि अधिकांश वाहन स्वामियों द्वारा जो पशुधन का परिवहन करते हैं इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। तो विशेष हम लोग आज के आपने मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैं अपने इन्फोर्समेंट विंग को विशेष रूप से निर्देशित करूंगा कि इस विषय पर भी संज्ञान लें और जितने भी अगर उल्लंघन मिलता है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। कोरोना काल में हर विभाग के कार्यकाल में इसने प्रभाव डाला है, हमारे विभाग में भी डाला है। मैं बता दूं कि मार्च के महीने में हमारे यहाँ कर्मचारियों की हड़ताल थी, उस वजह से भी कार्य प्रभावित रहा। उसके बाद 20-22 तारीख के बाद तो फिर लॉकडाउन हो गया और मई जून तक लगभग कार्य प्रभावित रहा। हम अब जब शुरू किए जून जुलाई में, तो उसके बाद हमारी पेंडेंसी 4-5 महीने की हजारों की संख्या में हो गई। तो हम लोगों के लिए ये मुश्किल हो गया कि हम पुराना काम पहले निपटाएं या नया काम ले। तो निर्णय ये लिया गया कि पुराना काम को प्राथमिकता दी जाए और हमने पहले पुराने काम को, पेंडेंसी को निपटाने का निर्णय लिया। 1-2 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में जब हमें लगा कि थोड़ा सा अब नया काम भी शुरू कर लेना चाहिए क्योंकि नए आवेदक भी काफी पेंडिंग हो गए हैं, तो फिर हम लोगों ने लर्निंग लाइसेंस के स्लॉट बढ़ाए 15 कर दिए और जो पेंडेंसी थे उनका 25 कर दिया। अभी आज ही मैंने इस पेंडेंसी को और बढ़ाया है, इस नए स्लॉट को 15 से 30 कर दिया है। पक्के लाइसेंस के जो स्लॉट हैं वो बढ़ा के 100 किए गए, 100 से बढ़ा के फिर 125 किए गए। तो पक्के लाइसेंसों में जो पेंडेंसी और नया आवेदन दोनों लगभग ठीक हो जा रहा है, निपट जा रहा है। लेकिन लर्निंग लाइसेंस के ऊपर अभी भी दबाव है और नए आवेदकों को स्लॉट के लिए दिक्कत हो रही है। 30 स्लॉट भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन लर्निंग के स्लॉट अभी हम एकदम से बढ़ा नहीं पाएंगे जब तक पेंडेंसी निपटे ना हमारी। और दूसरा, हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी एक अनिवार्य है, तो उसके लिए भी हमारी जो क्षमता है, मैन पावर है, वो सीमित है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा नंबर पे लर्निंग लाइसेंस वालों को नहीं अभी बुला पा रहे हैं। जहाँ तक कर शाखा, मार्ग शाखा और परमिट शाखा का प्रकरण है, वहाँ पे हम लोगों ने पहले 20-20 अपॉइंटमेंट निर्धारित किए थे, उनको बढ़ा के आज 50-50 कर दिया गया है। तो धीरे धीरे हम लोग नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी इसमें निर्धारित SOPs हैं उनका अनुपालन करें। जी हाँ, इसमें आपने बात सही कि दिक्कत लोगों को आ रही है। अभी आप ही ने देखा होगा कि मेरे सामने एक बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आए थे और उनको लर्निंग लाइसेंस का अप्लाई करना नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑनलाइन हो चुका है सारी प्रक्रिया, 100% प्रक्रिया हमारी ऑनलाइन हो गई है। तो जो कंप्यूटर फ्रेंडली हैं वो तो कर पा रहे हैं, जो नहीं है, पढ़े लिखे होने के पश्चात भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। मतलब मैं ऐसे कई बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जानता हूं जो लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई स्वयं अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन होने से पारदर्शिता तो आई है, लेकिन इससे ये भी हुआ कि जो लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है उन लोगों को दूसरे की सहायता लेनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत तो और भी ज्यादा हो गई है। उन लोगों को अपने आवेदन करने के लिए साइबर कैफे में जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है और इस वजह से कुछ
लोग उनका शोषण कर लेते हैं या उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। लेकिन एक जब हम सामूहिकता में देखते हैं और पारदर्शिता की बात लेके आते हैं तो ऑनलाइन जो व्यवस्था है वो बेहतर है। इससे पारदर्शिता आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप याद कीजिए, वो भी एक समय होता था कि लाइसेंस बिना आए भी बन जाने की शिकायतें आती थी, बिना टेस्ट के बन जाता, ऐसे भी शिकायतें थी। आज के डेट में आदमी खुद आ रहा है, अपना टेस्ट दे रहा है, उसकी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है टेस्ट देते हुए, प्लस वो स्वयं आके अपने डिजिटल साइन करता है, अपनी फोटो खिंचवाता है। तो वो उस समय से आज के समय पे देखिए हम कितने दूर आ गए हैं। तो पारदर्शिता आई है, लेकिन जब तक व्यक्ति अपना काम स्वयं करने की अपनी आदत नहीं डालेगा या जब तक कंप्यूटर लिटरेसी का स्तर ऊंचा नहीं होगा, तब तक एक ऐसा वर्ग जरूर रहेगा जो अपने कार्य के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। और इसको हम समय के साथ इसमें सुधार होगा, ये अपेक्षा कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं इस विभाग में आया था 2005 में, और उससे पहले सन 96 में मैंने एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। तो मैं तो जा नहीं पाया था, लेकिन मेरा एक दूसरा साथी था, वो बिना जाए हुए लाइसेंस बना लिए थे। तो उस लाइसेंस को बाद में अधिकारी बनने के बाद उसी ऑफिस का मैं जब ARTO बना तो मैंने अपना लाइसेंस ढूंढने की कोशिश करी, तो पता चला वो रिकॉर्ड में नहीं है। तो मैं समझ गया कि मेरे उस दोस्त ने जो लाइसेंस बनाया है वो किसी बाहर के व्यक्ति, अनधिकृत व्यक्ति ने मोहर मार के उसको दे दिया और पैसे ऐंठ लिए। तो आप सोचिए, एक वो समय था और आज एक ऐसा समय है कि आप एक क्लिक में किसी का भी लाइसेंस, पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत में कहीं भी किसी का क्लिक का लाइसेंस वेरीफाई कर सकते हैं। M-परिवहन ऐप आपके पास आ गया है। आपके पास ये सुविधा है कि आप जब अपना लाइसेंस लर्निंग टेस्ट देते हैं तो अपना रिजल्ट 1 मिनट के अंदर, आप जैसे ही आप 15वां क्वेश्चन करते हैं, तुरंत कंप्यूटर में निकल के आता है कि आपका टेस्ट पास या फेल। अब आप पक्के लाइसेंस के टेस्ट की बात करें तो ITDR में आप जाते हैं, वहाँ पे आपको वाहन मिलता है, पूरी CCTV रिकॉर्डिंग होती है, एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है जो पूरे आपके टेस्ट का परीक्षण करता है, फिर आपको पास या फेल करता है। अब आप देखिए, पहले आवेदन करने के लिए हमारे यहाँ कैश शाखा में लंबो लाइन लगती थी। शिकायत करते थे लोग के कैश शाखा वाले लोग हर एप्लीकेशन के बदले कुछ थोड़ा शोषण भी करते हैं, लेट भी करते हैं, और कुछ कई कई जगह भी शिकायत है कि हमसे 10, 20, 25 रुपए अधिक ले लिया जाता। आज देखिए सब ऑनलाइन हो गया है। आप घर बैठे किसी भी सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लर्निंग टेस्ट में तो मैं ये कहूँ कि आप लर्निंग अप्लाई कीजिए, हमारे यहाँ आके रिटर्न टेस्ट ऑनलाइन आप जब अप्लाई करेंगे, कोड नंबर डालेंगे तो क्वेश्चन का सेट है 400-500, उसमें से कोई 15 क्वेश्चन आएंगे। उस 15 क्वेश्चन में से कोई भी आप 9 क्वेश्चन सही कर लीजिए तो आप उसके लिए उत्तीर्ण घोषित हो जाते हैं। तुरंत रिजल्ट आके या घर जाके आप खुद अपना लाइसेंस प्रिंट कर सकते हैं। तो आज से 15-20 साल पहले ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज आपका लर्निंग लाइसेंस नया, जब वाहन रजिस्टर्ड करते हैं तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपके इस गाड़ी का इतना पैसा जमा हुआ है, यह रसीद नंबर है। अगर आप अपनी नई गाड़ी रजिस्टर्ड कराएंगे, आपका मोबाइल नंबर उसमें चढ़ेगा, जो भी मैसेज होगा, जितना भी फीस कटेगा वो आपके मोबाइल पे जाएगा। तो ये पारदर्शिता की कल्पना आज से हम 20 साल पहले नहीं कर सकते थे। हर चीज क्लियर कट है ऑनलाइन में, कितनी फीस कटी, कितने बजे कटी, किसके नाम से कटी, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात, पहले लोग क्या करते थे, फर्जी कागज लगा लेते थे। मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं कि एक व्यक्ति ने पड़ोसी का एड्रेस लगा दिया और उसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड करा दी। उस पड़ोसी के 3 साल बाद पता चला कि मेरा आधार कार्ड या मेरा जो भी कार्ड है, पते का प्रमाण इसने लगाया। आज जब वो केस हुआ, पुलिस केस हुआ, तो वो आदमी ने मेरे स्टाफ के ऊपर ही आरोप लगा दिया कि साहब मैं तो नहीं, मैंने तो सही लगाया था, ये बाबूजी ने ही क्या लगाया, फर्जी लगाया। वो केस आज भी चल रहा है। लेकिन आज ऑनलाइन में आपको खुद पेपर अपलोड करना है, आप स्वयं जिम्मेदार है पेपर अपलोड करने के, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो पारदर्शिता तो बहुत बड़ा स्तर का मतलब हमने प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी इसका 100% फायदा तभी होगा जब व्यक्ति खुद अपना काम करने के लिए खुद तैयार हो। और एक विशेष वर्ग ऐसा है जो अभी इतना कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, जिन लोगों को साइबर कैफे की आवश्यकता पड़ती है, और वो मदद भी लेते हैं। वहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जो उनका शोषण करते हैं और उनसे अतिरिक्त धनराशि की मांग कर लेते हैं। आज के डेट में मेरे पूरे ऑफिस में मेरा फ़ोन नंबर लगा हुआ है और मेरा साफ मैसेज है कि कोई आपसे अगर अतिरिक्त धन की मांग करता है तो मेरा मोबाइल नंबर रखा है, उसमें व्हाट्सअप नंबर भी मेरा है, आप चाहें तो मुझे उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लोग आ रहे हैं, साइबर कैफे के थ्रू आवेदन करा रहे हैं, उनको अतिरिक्त धनराशि दे रहे हैं, हमारे यहाँ आके टेस्ट पास कर रहे हैं, फिर उनसे लाइसेंस प्रिंट निकाल के घर जा रहे हैं, फिर भी अतिरिक्त धनराशि दे के जा रहे हैं। तो ये मानव स्वभाव है, इसको बदलना इतना आसान नहीं। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड स्थापना से और आज के इस 20 साल की यात्रा की बात करूं तो मेरे विचार से परिवहन विभाग उन टॉप 3 विभाग में होगा जिन्होंने IT सेक्टर में
बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा। और कई मामलों में तो हमारा ये राज्य पूरे देश में अग्रणी रहा है। सबसे पहले वाहन सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ लागू हुआ था, सबसे पहले हमारे यहाँ पे लाइसेंस का जो ऑनलाइन व्यवस्था थी वो लागू हुई थी। तो कई देशों में, कई मानकों में तो हम पूरे देश में अग्रणी हैं, और जो वर्तमान स्थिति है हमारी कई राज्यों से बेहतर है। तो ये 2 दशकों की यात्रा, मैं कहूँगा कि उत्तराखंड में अगर किसी विभाग ने सबसे ज़्यादा प्रगति की है तो मेरे विचार से हमारा विभाग उसमें पहले या दूसरे नंबर पे होगा।